नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का चल रहा था एसएससी प्रैक्टिस सेशन बेटा। तो उस क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो बेटा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेशन पे। एसएससी जीडी में आने वाले सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं रेगुलर, लगातार लगभग 9वां 10वां वीडियो होगा शायद। तो हम लोग लगातार एसएससी जीडी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैथ के, वो कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि एकदम से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, तो प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बेटा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो कर ही सकते ना भाई, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहला क्वेश्चन इस सेशन का। और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सवाल पढ़िए बेटा और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की परिधि 88 मीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा? ठीक है ना। एक शंकु के आधार की परिधि 88 मीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा? वक्रपृष्ठ बताना बेटा आपको शंकु का, ठीक है ना। आधार की परिधि दी है बेटा। अच्छा पहले तो हम समझ जाते हैं। देखो बेटा इस तरह का ये शंकु है, ठीक है ना, और ये शंकु का आधार है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है। शंकु का आधार जो है, शंकु का आधार, ठीक है बेटा। शंकु का जो आधार होता है एक्चुअल में ये एक वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है। ये आपको ध्यान रखना, शंकु का आधार वृत्त होता है। सवाल करा आधार की परिधि, इसका मतलब वृत्त की परिधि वो दी है बेटा 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू है 88 मीटर, 88 मीटर है बेटा, ठीक है ना। आधार की परिधि दे रखी है आपको और वो है 88 मीटर, ठीक बेटा। और कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दे दी एक तो आपको, ठीक बेटा। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई एल से डिनोट करते हैं, वो दे दी आपको 12 मीटर, 12 मीटर बेटा। आपसे पूछ रहा है इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। आप इसका वक्रपृष्ठ बताइए। तो बेटा शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल। आपको पाई आर एल की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पाई आर एल पूछे बेटा तो आप आर मत निकालिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप कर पाओगे। देखो यहाँ से देखो बेटा, ये है 2 पाई आर, 88 है बेटा, 88 है। तो अगर आप यहाँ से पाई आर निकालोगे ना, पाई आर, जब पाई आर का डबल 88 है तो बेटा पाई आर की वैल्यू 44 होगी। पाई आर की वैल्यू कितनी होगी? 44 होगी बेटा। बस पाई आर की वैल्यू 44 होगी और एल 12 है, गुणा कर दो बेटा। 12 चौको 48, 8 हो गए और उसके बाद 4 बचे, 12 चौको 48 और 4 52 हो गए बेटा, ठीक है ना। 528 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया इसका, 528 मीटर स्क्वायर। आ गया होगा समझ में आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तभी हम आपको रिप्लाई कर पाएंगे। जब आपको समझ में ना आए, है ना, तो कमेंट करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए आ गया होगा समझ में, इजी है, कुछ नहीं करना भाई। हमें तो पाई आर एल चाहिए ना बेटा, वक्रपृष्ठ चाहिए हमें। वक्रपृष्ठ में पाई आर एल होता है, तो पाई आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। पाई आर यहाँ से अगर 2 पाई आर 88 है तो बेटा पाई आर की वैल्यू 44 हो गई। तो बस 44 और एल आपको दे रखी थी, गुणा कर दिया, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए सवाल बेटा, कह रहा है एक बेलन का आयतन किसी शंकु के आयतन का 3 गुना है। बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है, ठीक है बेटा। यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ऊंचाई का अनुपात बताना है, जबकि आयतन जो है वो 3 गुना है बेलन का, ठीक है ना। देखिए बेटा कह रहा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो है ना वो शंकु के आयतन का, शंकु का आयतन शंकु के आयतन से बेलन का आयतन 3 गुना है ना। इससे ये ट्रिपल है, इससे ये 3 गुना है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि इन दोनों को बराबर करो, तो आप शंकु को 3 गुना कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा, यही ना।
कह रहा है ना सवाल में, वही बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है, इससे ये 3 गुना है। जब ये 3 गुना है तो इसमें 3 का गुणा कर दो, दोनों बराबर हो गए। अब आप यहाँ से अगर इसका आयतन देखोगे ना बेटा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका होता है क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गुणा कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ बचा क्या पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा, और यहाँ बचा क्या पाई आर स्क्वायर एच, अलग कर देते हैं। इसने कह रखा है कि इसकी आर और उसकी आर माने शंकु की आर दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, तो दोनों त्रिज्याएं बराबर बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब क्या बचा, एच और एच बराबर है, एच और एच अगर बराबर है तो अनुपात क्या होगा बेटा 1:1, दोनों बराबर हैं, इसकी त्रिज्या उसकी त्रिज्या, बस यही पूछा आपसे, दोनों की त्रिज्या सॉरी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों बराबर हैं, ठीक है बेटा। इसका जो ऑप्शन है बेटा वो सी सही है, सी में है 1:1, ये सही आंसर है बेटा, ठीक है। चलिए तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सवाल पढ़िए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तीसरा सवाल पढ़िए और उसके बाद बात करते हैं बेटा इस सवाल पे। आप लोग सवाल पढ़िए बेटा, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि दोनों एक साथ उसी कार्य को 4 दिन तक करें तो बताइए कितना कार्य शेष रह जाएगा, तो कितना काम बच जाएगा वो बताना है, ठीक है ना। ए और बी 2 लोग हैं बेटा, ए और बी, ए करता है बेटा 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में, एलसीएम ले लिया बेटा 60 आ गया। इन दोनों की इफिशिएंसी की बात करें, इसकी क्षमता 4 हो गई और इसकी क्षमता बेटा 3 हो गई, दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 7 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर। दोनों ने कितने दिन किया बेटा 4 दिन किया दोनों ने एक साथ, तो 4 दिन में, एक दिन का 7 यूनिट है, 4 दिन का 28 यूनिट हो गया बेटा, ठीक है। 28 यूनिट अगर काम हो गया तो शेष कार्य कितना बचा, तो आपको पता है 60 में से 28 यूनिट हो चुका बेटा, 32 यूनिट शेष बचा, ये 32 भाग काम शेष बचा, ठीक है ना। अब सवाल आपसे पूछ भी यही रहा है कि बताइए कितना कार्य शेष रहा, तो आपको पता है 60 यूनिट काम था, उसमें से 32 यूनिट बचा है बेटा, ये कितना बचा देख लो, काट दो बेटा, 4 से काट देते हैं, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 से काट दो 15 हो गया, बस आप कह सकते हैं कि 8/15 भाग काम जो है बेटा वो शेष रह गया, 8/15 भाग कार्य जो है वो शेष रह गया बेटा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आ गया होगा सबको समझ में, चलिए बेटा ए ऑप्शन सही है, 8/15 भाग काम शेष रह गया। एक 15 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, काम देख लिया, लासा ले लिया और एफिशिएंसी देख ली, क्षमता देख ली दोनों की, दोनों से 4 दिन करवा दिया हमने, 28 यूनिट हो गया, बचा कितना 32 यूनिट, 60 में से 32 बचा, हो गया बेटा 8/15 यूनिट काम शेष रहा, ठीक है। आ गया होगा समझ में, चलिए बेटा। हाँ अगर पसंद आता है आपको, सेशन ठीक लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए बेटा, है ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए सेशन को, ठीक है बेटा। अगला सवाल पढ़िए, अच्छा 4th देखिए, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित किया ताकि 10% छूट देने के बाद उसे 20% लाभ हो। यदि उसका क्रय मूल्य 900 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। आ गया होगा समझ में, नहीं है फिर से पढ़िए बेटा सवाल। एक्चुअली मैथ में कुछ खास नहीं होता बेटा, इंपॉर्टेंट होती सवाल की लैंग्वेज समझ पाना, आपको आप कितनी इसकी भाषा समझ पाते हैं, ठीक है ना। सवाल जरूर पढ़िए और बार बार पढ़िए, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती तो 2 बार सवाल पढ़ लीजिए बेटा। देखो कह रहा है एक विक्रेता ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित किया ताकि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। यदि उसका क्रय मूल्य 900 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए हम समझते हैं इस बात को। देखो बेटा ये वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है ना, ये क्रय मूल्य है। अब लाभ हमेशा जो है ना वो वस्तु के क्रय मूल्य पर होता है। किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो लाभ हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पे होता है। अब क्रय मूल्य पे कितना लाभ हुआ, इसने कहा 20% लाभ होता है, ठीक है, तो लाभ करवा दो बेटा। इसका मतलब अगर आप 20% लाभ लेके बेचेंगे ना बेटा तो आप इसे 120% बेचेंगे इसी वस्तु को। ये वस्तु का विक्रय मूल्य लिख दिया हमने, किस एंड से,
किधर से समझ के? क्रयमूल की तरफ से। क्रयमूल पे 20% लाभ लेके आपने किसी वस्तु को बेच दिया, ठीक है। एक तरफ है डिस्काउंट बेटा, अंकित मूल्य की तरफ से क्या हुआ है? अंकित मूल्य की तरफ से क्या हुआ है? अंकित मूल्य पे कितना डिस्काउंट दिया गया? तो बोले 10% डिस्काउंट दिया गया है। इसका मतलब अंकित मूल्य पे 10% अगर डिस्काउंट दिया तो 90% बेची। अंकित मूल्य की तरफ से देखें, अगर वस्तु प्रिंट रेट की तरफ से देखें तो प्रिंट रेट के 90% में बेची गई, और क्रयमूल्य की तरफ से देखी जाए तो वस्तु 120% में बेची गई। दोनों तरफ से वस्तु बेची ही तो गई है। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देके बेच दिया और क्रयमूल्य पे प्रॉफिट लेके बेच दिया। इसका मतलब दोनों ये कैसे हैं? सेम है बेटा। क्रयमूल्य का 120%, अंकित मूल्य का 90%, दोनों सेम है। अब आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, सीधे या तो फ्रैक्शन लिख लो बटे में, नहीं तो ऐसे लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे लिखो दोनों, क्रयमूल्य और अंकित मूल्य, ठीक बेटा। क्रयमूल्य का 120 अंकित मूल्य हो गया बेटा, और अंकित मूल्य का 90% क्रयमूल्य हो गया बेटा। 0 से 0 कैंसिल कर दो, काट दो चाहो तो। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया बेटा। बस यही अनुपात होगा इसके क्रयमूल्य और अंकित मूल्य में। अब सवाल में कह रहा वस्तु का क्रयमूल्य 900 रुपये है, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बेटा 900 रुपये है। अगर 3 900 के बराबर है, इसका मतलब 300 गुना 3 त्रिका 9, तो ये भी बेटा कितने गुना हो जाएगा? 300 गुना, तो 3 चौको 1200, इसका मतलब ये हो जाएगा 1200 रुपये। अंकित मूल्य हो गया बेटा 1200 रुपये। आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको दिक्कत आती है एक बार और देख लीजिए, वीडियो रहेगा आपके पास तो आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है बेटा। जहाँ भी आपको ना समझ में आप प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ आपको दिक्कत आती है दोबारा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए बेटा, 5वां सवाल देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक बेटा। देखो 5वां सवाल पढ़िए आप लोग। कह रहा है 12 पुरुष और 16 महिलाएं किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। 12 पुरुष और 16 महिलाएं किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं इसे 4 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यदि P पुरुष और 15 महिलाएं 8 दिनों में वही कार्य पूरा कर सकते हैं, तो P का मान क्या होगा? 12 पुरुष और 16 महिलाएं किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं इसे 4 दिनों में कर सकती हैं। यदि P पुरुष और 15 महिलाएं 8 दिनों में वही कार्य पूरा कर सकते हैं, तो P का मान कितना होगा? मतलब पुरुषों की संख्या कितनी होगी, ये सवाल है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखो बेटा। पहले आपको बोला कि 12 आदमी हैं और साथ में 16 वुमेन, 16 महिलाएं हैं, ठीक है ना। ये इस कार्य को करते हैं बेटा 5 दिन में, ठीक है। और इसी कार्य को, जो कार्य इन लोगों ने किया ना, इसी कार्य को 13 पुरुष और 24 महिलाएं ये कर देते हैं बेटा कितने दिन में? 4 दिन में। दोनों को इक्वल करो बेटा, काम जितना इन लोगों ने किया उतना इन लोगों ने किया, ठीक है। 12 पंचे 60, 16 पंचे 80 हो जाएगा बेटा, 13 चौको 52 हो जाएगा बेटा, 24 चौको 96 हो जाएगा बेटा, ठीक बेटा। अब इधर माइनस कर दीजिए, तो 60 में से 52 ये आ जाएगा बेटा 8m बराबर 96 से 90 में 80 माइनस करोगे बेटा हो जाएगा 16w। इसका मतलब आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं बेटा। एक आदमी का काम 2 महिलाओं के काम के बराबर है। अगर इनकी इफ़िशेंसी की बात करोगे बेटा, तो एक आदमी की क्षमता 2 यूनिट काम करने की होगी, तो एक महिला की क्षमता 1 होगी। ये आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अभी हमने कुछ नहीं किया बेटा, इनसे काम करवाना था, ये काम करवा दिया, और जितना काम इनसे करवा उतने इनसे करवा दिया, ठीक है ना। दोनों का काम देख लिया, कितना किसने किया, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। आ गया होगा समझ में। इफिशिएंसी हम निकाल ली, एक आदमी अगर 2 काम करता तो एक महिला 1 काम कर पाती, ये इनकी क्षमता है बेटा, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम देखो दोबारा से रखते बेटा, चाहे इस वाले को ले लो चाहे इसको ले लो, और जिनसे करवाना उनको देखो। मान लो हमने इस वाले की बात कर लें अगर, तो 12m बेटा, 16 वुमेन, 12 आदमी 16 औरतें, 5 दिन लगाते हैं बेटा, ठीक है ना। और इसी काम को P पुरुष, पुरुषों की संख्या बेटा P है, तो P पुरुष प्लस 15 वुमेन महिलाएं 8 दिन लगाती हैं, ये 8 दिन लगाती हैं,
ठीक है ना भाई। बस ये तो अभी जैसे लिखा था ना बेटा यहाँ, वैसे यहाँ लिख दिया। अब आप क्या करो, इनकी जो हम लोग इफिशियंसी निकाले ना बेटा, क्षमता, वो रख देते क्षमता। m की क्षमता 2 और w की 1। जहाँ जहाँ m लिखा वहाँ 2 लिख देना, जहाँ जहाँ w लिखा वहाँ 1 लिख दो, बस हो गया सवाल बेटा। इस एकदम आसान है। यहाँ पे 2 रख दो बेटा, प्लस 16 गुणा 1 कर दो बेटा, ठीक है ना, ये हो गया 5। ऐसे यहाँ पे पुरुषों की संख्या, p की वैल्यू नहीं पता लेकिन इसकी क्षमता पता है कि इनकी क्षमता 2 है बेटा, 2p हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ पे 15 और w की वैल्यू बेटा 1 है, और यहाँ गुणा करना था बेटा 8 से, ठीक है ना। अब आप देखो ध्यान से, 12 दूनी 24 हो गया और 16 ये हो गए, तो 24 और 16 कितना हो बेटा 40, 40 गुणे 5 ही आ गया बेटा, ठीक है ना, 40 गुणे 5 आ गया, और बटे 8 इधर कर दो बेटा। अब यहाँ क्या बचा देखो, 2p और प्लस 15 रह गया बेटा, ठीक बेटा, काट दो इसे, 8 पंचे 40 हो गया, 5 पंचे 25 हो गया, 25 और माइनस कर दो बेटा कितना 15, तो क्या बचा 2p बचा, माइनस करोगे बेटा 10 हो गया, 10 बराबर 2p हो गया, यहाँ से काट दो, p की वैल्यू हो गई बेटा 5, कितनी आएगी 5 आ जाएगी। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए बेटा, फिर आपको दोबारा समझा देंगे। बिल्कुल सवाल में कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं किया बेटा, बिल्कुल इजी एकदम से। हमने क्या किया, कैलकुलेशन हो सकती है आपको लग रहा है कि नहीं कैलकुलेशन 2 इतनी लाइनें लिख गई हैं, लेकिन कुछ नहीं है। कैलकुलेशन तो क्या मतलब एकदम से सरल सी कैलकुलेशन है बेटा। हमने क्या किया, इनकी क्षमता निकाली। अब आपसे कुछ भी पूछे, आप इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल आसान, बिना कन्फ्यूज हुए कुछ भी निकाल सकते, जो भी आपसे पूछेगा वो, ठीक है। आप वीडियो दोबारा देखिए बेटा, दोबारा समझ लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल बेटा, सेशन का 6वां सवाल देखिए। सवाल पढ़िए आप लोग बेटा। 10,000 रुपये को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक होती तो ब्याज कितना अधिक प्राप्त होता। अगर 5 की जगह पे 6% दर होती तो ब्याज कितना ज़्यादा मिलता, ठीक है ना बेटा। चलिए समझते हैं हम इस बात को बेटा। देखो आपको पहले तो मूलधन दे रखा बेटा, मूलधन दिया आपको 10,000 रुपये, ठीक है। दूसरा आपको समय दिया है इसने 2 वर्ष, 2 वर्ष। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान रखिएगा। अच्छा दर जो है ना बेटा, दर एक दर दे रखी है 5% और दूसरी बोला 5 की जगह पे अगर 6% हो जाती तो। अच्छा काम कीजिए बेटा, अगर ब्याज की दर 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, ध्यान रखना है ना। अगर ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो इसे 2 वर्ष में चेंज कर दो आप। चक्रवृद्धि ब्याज की दर को एज ए साधारण ब्याज होता है बेटा, तो 5 दूनी, जैसे 1 वर्ष में 5%, चूंकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर लगता है, तो 1 वर्ष में 5 तो दूसरे साल में भी 5 लग जाता, 10 हो जाता। लेकिन अगर बात करें बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप बदलोगे 2 साल में, तो 5 दूनी 10, 0.5 का वर्ग और लिख दो नीचे, ठीक है। आप जिससे भी पढ़े होंगे, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे आप, वहाँ शायद कॉन्सेप्ट पढ़ा हो किसी ने, नहीं पढ़ा तो आप ध्यान समझिए बेटा। ऐसे चेंज कर लेते हैं इसे हम सीधे 2 वर्ष में, फिर अब टाइम का हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता, ठीक है ना। अगर इस 5% वार्षिक को अगर 2 साल में चेंज करना ना, 2 साल में, तो 5 दूनी 10 और 5 का वर्ग और लिख दो, ये दर बन जाएगी बेटा 10.25 2 साल में। जो ब्याज दर 5% वार्षिक है वो 2 साल में 10.25 हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। और इसी तरह से अब 6% को चेंज कर दो बेटा, तो 6 दूनी 12 और 6 का वर्ग और पीछे लिख दो, ये हो गया बेटा। अगर ब्याज की दर 5% रहती ना बेटा 2 साल, तो ब्याज लगता 10.25% का, और सवाल करा ना 5% के स्थान पर 6% ब्याज दर कर दी जाए तो ब्याज कितना ज़्यादा मिल जाएगा। तो आप देखो इससे ये कितना ज़्यादा हो गया, तो 6 दूनी 12.36 हो गया, इससे कितना अंतर है, कितना अधिक हो गया है, कितनी वृद्धि हो गई है, या वृद्धि बोला ब्याज में कितनी वृद्धि। तो वृद्धि देख लो बेटा, यहाँ से माइनस करो बेटा, 6 1 बच गया यहाँ पे, 3 में से 2 गए तो 1 बच गया यहाँ पे, और 2 में से 0 तो 2 बच गया, माने वृद्धि हो गई बेटा
2.25% की। अभी हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, हम लोग केवल और केवल दर को देख लिए कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पे 5% बनती तो 10.25 होता है, लेकिन अगर 6% हो जाएगी तो 12.36% बन जाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, तो आप देखो यहाँ से कितना प्लस हो गया, 2.11%। अगर 10,000 रुपये पर रुपये 10,000 है बेटा, अगर 2.11% आप ब्याज दे रहे होंगे, इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये था बेटा 211.20 अंक वाला लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 211 रुपये ब्याज अधिक मिलता, इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। 10,000 पे इतना 2.11% ब्याज ज़्यादा लग जाएगा, इतना परसेंट ज़्यादा लग गया बेटा, तो 211 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो सी सही है। कौन सा आंसर सही है, सी वाला। आपसे कह रहे हैं अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए बेटा, ठीक है ना। नहीं पसंद आता कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए वीडियो को, जरूरी नहीं कि आप यही पढ़ें या यहीं से देखना इम्पोर्टेंट है, नहीं आपको ठीक लग रहा हो, आपको समझ में आए कि नहीं एकदम से परफेक्ट। हमें ये मतलब नहीं कि आप हमारा वीडियो देखेंगे तो आप हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है कि आपके काम आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट 7वां सवाल देखिए बेटा। 7वां देखिए बेटा, कह रहा है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी सिग्नल पोस्ट को 8 सेकंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए बेटा, उसके बाद फिर सवाल पे आते हैं। ये है एक सिग्नल पोस्ट, ठीक है ना, एक खंबा है मान लीजिए, और ये है रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी जब इस सिग्नल पोस्ट को पार करती है तो समय लेती है कितना, 8 सेकंड, 8 सेकंड, ठीक बेटा। अब आपको ये बात जान लेना इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई रेलगाड़ी बेटा सिग्नल पोस्ट पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो वह रेलगाड़ी खुद की दूरी चलती है। इसका मतलब ये रेलगाड़ी जब इस सिग्नल पोस्ट को पार करती है तो 8 सेकंड का समय लगता है, तो मतलब ये है कि इसने खुद की दूरी तय करने में 8 सेकंड का समय लगाती है, ठीक है ना। ये खुद की दूरी तय करने में कितना समय लगाती है बेटा, 8 सेकंड, एक कंडीशन। अब दोबारा से कह रहा है यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, रेलगाड़ी यही है बेटा, सेम यही रेलगाड़ी है, ये है एक प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है। इसे पार करने में इस रेलगाड़ी ने जो समय लिया है ना बेटा, वो है 28 सेकंड। इस रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार करने में 28 सेकंड समय लिया। अब आप यहाँ एक बात फिर से समझिए बेटा, जब इस रेलगाड़ी ने खंबे को पार किया, माने सिग्नल पोस्ट को पार किया, तब तो अपनी दूरी चलती है, लेकिन जब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करती है ना बेटा, तब अपनी चलेगी और प्लस प्लेटफॉर्म की चलेगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। कोई भी रेलगाड़ी जब सिग्नल पोस्ट को पार करती तो अपनी दूरी तय करती है, जबकि रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार करे तो अपनी तो चलेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की दूरी और चलती है, ठीक है ना। अब आप एक बात समझते हैं, यहाँ 28 सेकंड ज़्यादा लग गए हैं, यहाँ 8 लगा है, यहाँ 28 लग गया, तो क्यों, क्योंकि इसने अपनी दूरी तो चली है, साथ में प्लेटफॉर्म की ओर तय की है, ठीक है ना बेटा। इसका और फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं एक बात ये कि सर इसने अगर अपनी चली प्लेटफॉर्म की चली, अपनी दूरी तय करने में से कितना समय लगता है, 8 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि इसने प्लेटफॉर्म को तय करने में 20 सेकंड का समय लिया। प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में इसने कितने समय लिया, 20 सेकंड लिया, क्योंकि खुद की दूरी चलने में ये कितना समय लेती, 8 सेकंड। तो प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में इसने 20 सेकंड का समय लिया, क्योंकि 8 अपने और 20 उसके, ठीक है ना। 20 सेकंड इसने समय लिया, माने इसने 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर दिया। अब आप बताइए बेटा, रेलगाड़ी की चाल दी गई थी 63 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है, जबकि हमें समय दिया बेटा सेकंड में, तो इस चाल को हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो ये चाल बदल जाती मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से अगर हम काट लें 9 दूनी 18 को बेटा, 9 सत्ते 63 हो गया, 7 पंचे 35 हो गया बेटा, 35/2 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो गई। इस चाल से इस रेलगाड़ी ने 20 सेकंड, रेलगाड़ी 20 सेकंड में तो प्लेटफॉर्म को पार करती ना, तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, या ये दूरी कह दें बेटा, दूरी कह दें, या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई कह दें,
दूरी या प्लेटफॉर्म कह दें बेटा तो कितना, इसकी चाल क्या बेटा 35/2 मीटर पर सेकंड, और इसने कितना समय लिया 20 सेकंड। कैंसिल आउट कर देते बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है ना बेटा वो 350 मीटर है। कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है बेटा। इसका जो ऑप्शन है ना बेटा 7वां क्वेश्चन, इसका आंसर सही है बेटा डी, 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी सवाल है भाई। यहाँ 8 सेकंड लगे, यहाँ 28 सेकंड लगे, क्यों? क्योंकि 20 सेकंड ज़्यादा इसलिए लगे क्योंकि इसने प्लेटफॉर्म तय किया। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी तो बताओ 63 की चाल से, और आप 20 सेकंड में कितने चले होंगे, निकाल दिया बेटा, 350 मीटर चले होंगे आप। ठीक है, अगला सवाल देखिए बेटा। नेक्स्ट 8वां सवाल देखो बेटा, स्क्रीन पे आपको 8वां सवाल दिख रहा होगा। 8वां सवाल देखो ध्यान से, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आप पढ़िए सवाल बेटा। 8वां देखिए, कह रहा ए बी सी का औसत 16 है। ए है, बी है और सी का औसत दे रखा बेटा, औसत है 16 है। ठीक है ना, अगर औसत बेटा 16 है तो योग भी हम कह सकते हैं, ये 3 राशियां 16 से गुणा कर दो बेटा, 48 इनका योग है, 48 योग है। ठीक है ना, कितना योग है 48 है। आगे कह रहा है ए और सी के योग का 50%, ए सी के योग का 50% 18 है। अगर बेटा ए सी के योग का 50%, 50% 18 है तो ए सी का कुल योग कितना होगा? जब 50% 18 है तो टोटल बेटा कितना होगा, 18 दूनी 36 हो गया। सही ना बेटा। अब ए सी का 36 आ गया बेटा, तो बी कितना, 48 में से 36 माइनस कर दो, 12 आंसर हो गया बेटा। कितना हो गया, 12 इसका आंसर हो गया। चलिए आ गया होगा समझ में, इसमें कुछ था नहीं सवाल में। वैसे ए सी का दिया बेटा, ए सी का एवरेज दे रखा हमें, ए सी का दे रखा है। ठीक है ना भाई, जब ए सी का आपको दे रखा तो यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बेटा। 9वां क्वेश्चन है सेशन का, ध्यान से पढ़िए सवाल बेटा। कह रहा यदि एक वृत्त की परिधि वर्ग की परिमिति के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा? फिर से पढ़िए बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, कुछ खास नहीं है सवाल में, आप ध्यान रखिए। देखिए बेटा, वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग की परिमिति के। वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिमिति, तो वृत्त की परिमिति क्या होती है बेटा, 2πr। 2πr इज इक्वल टू इसकी क्या होती है बेटा, कह देते हैं भुजा स्क्वायर। यही ना बेटा, कोई दिक्कत किसी को? सॉरी, 4 गुणे भुजा, क्षेत्रफल दिमाग में था बेटा, 4 गुणे भुजा। ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखिए बेटा ध्यान से, ये इससे कैंसिल कर देते हैं, ये 2 हो गया बेटा। अब यहाँ अगर 22/7 इसका हो गया, r ये है बेटा, यहाँ पे 2 गुणे भुजा लिखा है ना, 2 गुणे भुजा लिख देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर r आपकी ये भुजा इधर ले आओ बेटा, ये रख लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं भुजा कोई भी वैल्यू, हमने लिख दिया ऐसे भुजा। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये 2 हो गया बेटा, 7 इधर जाएंगे ऊपर हो जाएंगे, 22 नीचे हो गए बेटा। चाहो तो यहीं कैंसिल कर देते आप, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये रख दिया बेटा। अब देखो आप ध्यान से, r कितनी 7 और भुजा आ गई 11, मतलब r और भुजा, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा में रेशियो क्या आ गया, 7:11 आ गया बेटा। ये दोनों में अनुपात आ गया बेटा। ठीक है ना, यहाँ से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खास नहीं। आगे कह रहा था क्षेत्रफल का अनुपात बताइए बेटा। तो एक तरफ देखो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और बटे वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात चाहिए ना आपको। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताओ, ये होता है सर πr²। ठीक है ना, और ये क्या होता है, आपको सर ये होता है भुजा स्क्वायर। कर लीजिए बेटा सॉल्व, लिखोगे ये 22/7 हो गया बेटा। r कितनी बेटा, इसकी 7 है, 7 गुणे 7 कर देंगे। यहाँ भुजा कितनी, 11 है बेटा। ठीक है, 11 गुणे 11 कर देंगे, बस कैंसिल कर दो, 7 से 7 कट गया बेटा, 11 दूनी 22 हो गया बेटा। देखो 7 दूनी 14 हो गया, और अनुपात यहाँ बचा 11।
तो क्या रेशियो हुआ बेटा 14:11, ठीक है ना। वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में 14:11 का अनुपात है। देखिए आपको कहाँ समझ में आया, वृत्त की परिधि वर्ग की परिमिति, दोनों सॉल्व कर दिया बेटा, है ना। तो दोनों की त्रिज्याएं आ गई, यहाँ से आपको दोनों की त्रिज्याएं मिल गई। उसके बाद क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए था, लिख दिया क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगला वाला जो है ना 10वां सेशन का बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ो, सॉल्व नहीं कर, ध्यान से पढ़िए बेटा सवाल, है ना। लैंग्वेज उसकी थोड़ी सी भाषा जो है ना वो बड़ी है, भाषा ज़्यादा लिखी गई है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है बेटा, है ना। कह रहा है 130 छात्रों की एक कक्षा में 2 विषयों भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की एक परीक्षा आयोजित की गई, ठीक है। x+40 छात्र भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण x+40, ठीक है। और रसायन विज्ञान में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण बेटा x+30 है, ठीक है ना। और दोनों में उत्तीर्ण है बेटा 60। कुल विद्यार्थी आपको दे ही रखे हैं, कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र हैं 130, ठीक है। अब आगे कह रहा है यदि दोनों विषयों में 60 छात्र उत्तीर्ण हों, ठीक है, तो केवल भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? केवल भौतिक विज्ञान में कितने पास हुए? दोनों के ये हैं, अनुत्तीर्ण एक भी नहीं हुआ। 130 छात्र हैं, इतने भौतिक विज्ञान में पास हुए हैं, इतने रसायन विज्ञान में पास हुए हैं, दोनों में 60 पास हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं टोटल बेटा, दोनों में 60 पास हुए, दोनों में यहाँ कितने पास हो रहे हैं? x, इसका मतलब x की वैल्यू ही लिखी गई है कितनी? 60। टोटल करके देख लो बेटा, 60 ये 60 और 40 कितने? 100, 30 130, ठीक है ना बेटा। कोई भी किधर से भी जोड़ो, 60 और 30 90 और 40 130, सही है। इसका इसकी वैल्यू 60 है, ठीक है ना भाई, ये 60 है। तो टोटल 60 और 30 कितने हो गए बेटा? 90, 60 और 100 कितने हो गए? 100 हो गए, सॉरी, ठीक है ना। अब आप कहीं से भी चाहे जहाँ से सॉल्व कर देते बेटा, ठीक है ना। अब अगर ऐसे देख रहे हैं 60 30 90 और 60 और 40 हो गए 100 तो हो गए 190। 190 में से 60 छात्र ऐसे दोनों में पास हैं, दोनों हटाओ 130 रह गए, कुछ भी सही है। तो कुछ करना ही नहीं है सवाल में। भौतिक विज्ञान में अब आपसे पूछ रहा है केवल भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण बताओ, केवल भौतिक विज्ञान में। तो बेटे 60 तो दोनों में है, तो भौतिक विज्ञान में केवल कितने हैं? फिर 40 है, बस यही आंसर है। कुछ करना नहीं था भाई, इस सवाल में कुछ भी नहीं था। सवाल जरूर लंबा था बेटा, है ना, लेकिन सवाल में कुछ नहीं करना था। केवल भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या बतानी, तो केवल भौतिक विज्ञान में 60, केवल रसायन विज्ञान में 30, दोनों में कितने हैं? 60। जोड़ के देख लो बेटा, 60 40 और 30 70 और 60 130 हो गए पूरे। कैसे भी आप जोड़ रहे हैं बस, तो 60 40 आंसर होगा बेटा। इसका आंसर बी ऑप्शन सही है बेटा, ठीक है। चलिए आज सेशन इतना ही बेटा, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, और नेक्स्ट मिलते हैं आपको कल बेटा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।